छठा लगाइए हेडिंग, मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी का अभिलेख, ठीक बात है। तो देखिए मानमोरी का जो अभिलेख है, पहली तो बात ये कि ये चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। बात करें इसके समय के बारे में तो ये मौर्य काल से संबंधित है। कौन से संबंध से है? मौर्य काल का है या मौर्य काल से संबंधित ये आपका अभिलेख है। इसका कोई फिक्स समय हमें ध्यान में नहीं है। जो मौर्य वंश माना जाता है, मौर्य काल का जो समय माना जाता है, वही समय हम इस अभिलेख का मान लेते हैं। इसको चित्रांगद मौर्य ने, किसने उत्कीर्ण करवाया है? चित्रांगद मौर्य। और चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ का। किसका? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसका जो निर्माण करवाया है। इसका उल्लेख हमें कहां से मिलता है? कहां से मिलेगा भाई? मानमोरी के अभिलेख से मिलता है। मतलब चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, इस चीज का उल्लेख हमें कहां से मिलता है? मानमोरी के अभिलेख से प्राप्त होता है। इसी के अंतर्गत देखिए, इसी मानमोरी के अभिलेख के अंदर ही इस मौर्य वंश से अन्य 4 राजाओं के नाम भी मिलते हैं। कितने अन्य राजाओं के नाम मिलेंगे? मौर्य वंश के 4 शासकों का। तो इसका मतलब ये मौर्य वंश का इतिहास जानने का एक काफी अच्छा स्रोत रहा। 4 शासकों का नाम मिलता है हमको। देखिए, एक तो मिलता है भोज राज, ठीक है। एक मिलता है आपको मान, ठीक है। एक शासक का नाम मिलता है आपको इसमें भट्ट, और एक शासक का नाम मिलता है आपको इसमें महाशक्ति। भोजराज, मान, भट्ट और महाशक्ति। तो ये जो मान है, ये लगभग यही लगता है कि मानमोरी का जो अभिलेख है वो इसी के नाम से रहा होगा, ठीक है। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़ दुर्ग बनवाया, इसका उल्लेख हमें कौन सा अभिलेख से मिलता है? मानमोरी के अभिलेख से मिलता है। ये 4 अन्य शासकों के नाम भी जो है वो हमें इस मानमोरी अभिलेख से प्राप्त होते हैं। इसी अभिलेख के अंदर मौर्यों को तक्षक वंश का माना गया है। मौर्यों को तक्षक वंश का एवं अग्नि वंश से उत्पन्न बताया गया है। अग्नि वंश से उत्पन्न बताया, ठीक है। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है कि मौर्यों को तक्षक वंश का और अग्नि वंश से उत्पन्न कौन सा अभिलेख बता रहा है? आपका मानमोरी का जो अभिलेख है वो बता रहा है। नेक्स्ट देखिए, इसी अभिलेख के बारे में यहां एक महत्वपूर्ण बात आपको मिलेगी। इसमें समुद्र मंथन अर्थात जो अमृत प्राप्त किया है, समुद्र मंथन का उल्लेख मिला है। समुद्र मंथन का क्या मिला है? उल्लेख। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समुद्र मंथन का उल्लेख मानमोरी के अभिलेख में हो रहा है, और इस संबंध में कर लगाने का, ये सबसे प्रमुख बात है, इस संबंध में कर लगाने का भी उल्लेख है। क्या उल्लेख मिला है? कर लगाने का भी उल्लेख है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। कर लगाने का उल्लेख है। मौर्य वंश की जानकारी देने के लिए भी, और राजस्थान में मौर्य वंश की जानकारी देने का भी, जो एक आपने पहले पढ़ लिया विराटनगर का अभिलेख, और दूसरा कौन सा हो गया? मानमोरी का अभिलेख, चित्तौड़ से रिलेटेड है, और इसमें ये इन चीजों की हमें जानकारियां प्राप्त होती है। तो सबसे प्रमुख जो हो गया समुद्र मंथन की कथा, और इस संबंध के अंदर क्या लगाया गया है? कर लगाया गया है। इस चीज का उल्लेख जो है वो हमें कौन सा अभिलेख से प्राप्त हो रहा है? मानमोरी के अभिलेख से ये चीज हमें प्राप्त रहा है। अब इसमें मुख्य चीज देखिए, ये जो अभिलेख है इसकी वर्तमान स्थिति, ये इस बारे में भी कई बार प्रश्न पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि भाई ये वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? कोई बता सकता है कहाँ रखा हुआ है? रखा हुआ कहीं पे भी नहीं है। ये जो अभिलेख है कर्नल जेम्स टोड ने इसको प्राप्त किया था, मानमोरी का अभिलेख, और कर्नल जेम्स टोड कई सारे अभिलेख ग्रंथ वगैरह लेकर के और इंग्लैंड जा रहे थे, ठीक है। तब रास्ते के अंदर जब जा रहे थे तो नाव के अंदर, जहाज के अंदर जो है वो वजन अधिक हो गया, भार अधिक हो गया। ये पत्थर काफी बड़ा था, ये अभिलेख बड़ा, तो फिर इसको उठा करके टोड ने समुद्र के अंदर फेंक दिया। तो बस इतना याद रख लेना कि इंग्लैंड ले जाते समय, कहाँ ले जाते समय? इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंका,
किसने फेंका भाई? टॉड ने। आई बात समझ के अंदर? ये याद रखा है, टॉड ने समुद्र में फेंक दिया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सा अभिलेख है जिसे कर्नल टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय उसे समुद्र में फेंक दिया था? तो ये हो गया मानमोई का अभिलेख, चित्तौड़ का है, मौर्य काल से रिलेटेड है। चित्रांगद मौर्य चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाता है, इसका उल्लेख मिलता है। मौर्य वंश के 4 शासकों के नाम इसमें मिल रहे हैं, भोजराज का, मान का, भट्ट का और महाशक्ति का। और इसके अलावा मौर्यों को तक्षक वंश का और अग्नि वंश से उत्पन्न जो है वो ये अभिलेख बताता है। और समुद्र मंथन का उल्लेख और इस संबंध के अंदर कर लगाने का जो उल्लेख है वो भी मानमोरी के अभिलेख से मिलता है। वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो इसको इंग्लैंड ले जाते समय जो टॉड है, टॉड महोदय ने इसे समुद्र के अंदर फेंक दिया था। आई बात समझ के अंदर? तो ये हो गया आपका मानमोरी का अभिलेख। इसके बाद में देखिए मानमोरी के अभिलेख के बाद नेक्स्ट आपका आ जाएगा 7वां। मैं लगा लेता हूं हेडिंग 7वां, नानसा यूप स्तंभ लेख। ठीक है, नानसा यूप, यूप के बारे में हम 2 पढ़ लेते हैं, मैं यहां पर उसको भी लगा लेता हूं। ठीक है, ये हो गया आपका बड़वा यूप लेख। ठीक, अब देखिए ये जो नानसा यूप अभिलेख है, ये नानसा पड़ता है आपका भाई भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ है? नानसा हो गया भीलवाड़ा में, जबकि ये जो बड़वा है ये है आपका कोटा के अंदर। कई लोग इसको 12 के अंदर बताते हैं, जबकि बड़वा कहाँ पे है? कोटा के अंदर ही है। और नानसा कहाँ हो गया? भीलवाड़ा के अंदर। नानसा यूप स्तंभ लेख जो है ये आपका है 225 का। कब का है? ये ईस्वी से शुरू हो गए, अब अपने ईसा पूर्व से लारा छूट गया। आई बात समझ के अंदर? तो 225 इसी से हम प्रारंभ कर रहे हैं, अब मतलब ईसा पूर्व का लफड़ा खत्म। ठीक, अब हम एडी के अंदर आ गए। नानसा यूप स्तंभ, नानसा का है भीलवाड़ा के अंदर, कब का है? 225 ईस्वी का। बड़वा, बड़वा कहाँ पे है? कोटा के अंदर, और ये है 238 ईस्वी का। ठीक बात, 238 का हो गया आपका बड़वा यूप लेख। अब देखिए बात करते हैं कि नानसा यूप स्तंभ लेख क्या है। यहाँ नानसा यूप जो स्तंभ है, यूप का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यज्ञ या पूजा स्थान जो है वो रहा, और उस जगह पर एक स्तंभ लगाया गया पूजा के बाद में, तो उस पूजा के याद में, उस यज्ञ की याद में वो स्तंभ लगा, इसलिए उसको कहते हैं यूप स्तंभ लेख। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों से रिलेटेड में क्या रहेगा? सीधी सीधी बात है, रिलेट में क्या रहेगा? इनसे रिलेटेड रहेगा यज्ञ। तो यज्ञ का नाम हमें याद जरूर रखना है। जहां पर आपको यूप शब्द दिखाई दे तो यूप का मतलब वो यज्ञ के द्वारा उस स्तंभ को लगाया गया, तो कौन सा यज्ञ हुआ था? तो यहां पर एक व्यक्ति था गुण गुरु। कौन सा है व्यक्ति? गुण गुरु के द्वारा किए गए षष्ठी राज यज्ञ का उल्लेख मिलता है इसके अंदर। बस ये यज्ञ का नाम याद रख लेना आप तो नानसा यूप स्तंभ लेख के बारे में, बाकी आपको कुछ नहीं याद रखना है। षष्ठी राज यज्ञ जो है वो उल्लेख जो है वो किससे प्राप्त हो रहा है? आपका नानसा यूप स्तंभ लेख से प्राप्त हो रहा है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट है बड़वा स्तंभ लेख। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है चीज? देखिए ये जो बड़वा है ये कहाँ स्थित है? आपका कोटा के अंतर्गत स्थित है। तो ये जो बड़वा यूप लेख है इसमें टोटली देखिए 4 है, 4 स्तंभ है। कितने स्तंभ है इसमें? 4 यूप स्तंभ है, लेकिन इन 4 में से 3 स्तंभ लिखित है, 3 स्तंभ लेख है। तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे यहां घुमाने के चक्कर से भी पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें सीधा पूछ ले कि बड़वा से कितने स्तंभ प्राप्त हुए हैं? तो स्तंभ कितने प्राप्त हुए हैं? 4। बड़वा से कितने स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो कितने? 3 ही। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्तंभ लेख पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको लेख नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक स्तंभ है। तो स्तंभ टोटल कितने हैं? 4, जबकि उसमें से कितनों पर लिखा गया है? 3 पर ही लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए 3 जो स्तंभ लेख है इन तीनों पर 3 अलग अलग व्यक्तियों के यूप स्तंभों का नाम लिखा गया है। ठीक है, 3 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं हमको।
एक मिलता है आपको बलवर्धन का यूप। किसका यूप है? बलवर्धन का यूप है। दूसरा देखिए यहां पर मिलता है बल सिंह का यूप, बल सिंह का यूप। और तीसरा इसमें नाम आपको मिलता है सोमदेव, सोमदेव का यूप। अब देखिए आपको ये नाम याद रहे तो ठीक, ना रहे तो भी ठीक। अब लेकिन इनको हमें याद इसमें क्या रखना है, ये जो तीनों शासक है बलवर्धन, बल सिंह और सोमदेव, ये शासक किस वंश के हैं? तो ये भैया शासक है मोखरी वंश के। कौन सा वंश? मोखरी वंश। ये आरएस के अंदर प्रश्न पूछा गया एक बार, मोखरी वंश से संबंधित स्थान कौन सा है? तो संबंधित स्थान कौन सा हो गया भैया? बड़वा, कोटा के अंदर जो है वो मोखरी वंश से रिलेटेड स्थान है। और ये जो बड़वा का स्तंभ लेख है ये मोखरी वंश का, कौन से वंश का? मोखरी वंश का प्रारंभिक, सबसे पहला वह प्राचीनतम अभिलेख है। ये चीज ध्यान रखना, मोखरी वंश का ये प्राचीनतम अभिलेख है। ये मोखरी वंश को, हालांकि हम भारतीय इतिहास के अंदर तो एक छोटा सा उदाहरण इसका पढ़ते हैं मोखरी वंश का, हमने हर्षवर्धन पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के अंदर हर्ष काल के अंदर हर्षवर्धन जो है उसकी बहन है राज्यश्री, और उस राज्यश्री का जो विवाह है वो मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ में किया जाता है। हालांकि ग्रहवर्मा की बाद में बंगाल के गौड़ नरेश शशांक के द्वारा हत्या कर दी जाती है, बाद में हर्षवर्धन इसका बदला लेता है, तो वहां पर हमें इस मोखरी वंश का उल्लेख जरूर मिल जाता है। लेकिन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम मोखरी वंश को नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, मोखरी वंश का प्रारंभिक और प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? बड़वा यूप स्तंभ लेख। या मोखरी वंश से संबंधित स्थान कौन सा हो गया? बड़वा, कोटा के अंदर। या मोखरी वंश का अभिलेख कौन सा हो गया? बड़वा यूप अभिलेख। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, बड़वा यूप अभिलेख के अंदर कितने स्तंभ लेख है? तो कितने हो गए भाई? 3 हो जाएंगे। या पूछे आपसे बड़वा यूप अभिलेख के अंदर टोटल स्तंभ कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? 4 स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, रही बात नानसा यूप स्तंभ लेख की, तो ये कब का है? 225 का। नानसा कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और यहाँ कौन सा यज्ञ हुआ है? षष्ठी राज यज्ञ। इसमें भी यज्ञ का नाम याद ही रखना, इन तीनों के जो यूप बनाए गए हैं और इनके द्वारा जो यज्ञ किए गए हैं उस यज्ञ का जो नाम मिलता है वो याद रखना, अपतोयाम यज्ञ। अपतोयाम यज्ञ, या एक और नाम याद रख सकते हैं आप, त्रिरात्र। त्रिरात्र यज्ञ, 3 रातों तक चलने वाला यज्ञ त्रिरात्र यज्ञ, यही है अपतोयाम यज्ञ। तो यहां पर आप यज्ञ कौन सा याद रखोगे? बड़वा के अंदर अपतोयाम यज्ञ, त्रिरात्र यज्ञ। और नानसा वाले जो यूप स्तंभ लेख में है वो आपको कौन सा यज्ञ याद रखना है? षष्ठी राज यज्ञ। आगे बात समझ के अंदर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने हो गए भाई? 7 हो गए क्या 8 हो गए? जितने भी हुए कर्म अपने हिसाब से लगाते रहना। 9वां जो है वो हम प्रारंभ कर लें। तो देखिए 9वां है आपका भ्रमर माता का अभिलेख। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि सर जी कई बड़े इंपॉर्टेंट अभिलेख तो पीछे पड़े, और आप ये छोटे मोटे के पीछे क्यों पड़े? इंपॉर्टेंट तो आपने पढ़े ही हैं, आपको याद भी है। लेकिन हमारा इस क्लास को प्रारंभ करना, इस चैनल को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें से कुछ भी बाहर नहीं। टैगलाइन ही हमारी यही है, आप मेहनत करना चाहते हो, मादा है अगर आपके अंदर कुछ हौसला रखते हो मेहनत करने का कि भाई हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, याद कर सकते हैं, हमारे पास विषय वस्तु होनी चाहिए, तो विषय वस्तु मैं आपको हर प्रकार के दे रहा हूँ। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे कारण ये भी है कि मैंने जो शुरू किया था प्राचीनतम अभिलेखों से शुरू किया है, और धीरे धीरे हम आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। तो जो कर्म से है जो आ रहे हैं उसी प्रकार से हम जो है वो अभिलेखों को ले रहे हैं। जिस समय पर जो अभिलेख आएगा उस हिसाब से हम, ताकि इनको याद रखने के अंदर एक कर्म बना रहे हैं। क्योंकि इतिहास के अंदर एक और चीज देखना, इतिहास के अंदर सन जितना महत्वपूर्ण नहीं है उतना महत्वपूर्ण काल होता है। काल का मतलब समझे, सल्तनत काल, मुगल काल, मध्य काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, ये काल है।
प्राचीन के अंदर हम कह लेते हैं मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता काल, पाषाण काल। प्रश्न आपसे काल किस रिलेटेड पूछा जाता है, कौन से काल की चीज है ये, कौन से काल की घटना है। तो जब हम लगातार उनको पढ़ेंगे तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मानमोरी का जो अभिलेख तक हमने पढ़ा, तो ये सारे जो है वो बीसी के अंदर थे, मतलब इसी पूर्व में थे। और उसके बाद में मानमोरी के बाद में जो हमने अभिलेख प्रारंभ किए तो वो सारे आपके किस में आ गए वो सारे ही आपके कौन से में आ गए, ये अब आपके एडी के अंदर आ गए, ईस्वी के अंदर आ गए। तो एक याद रखने की जो प्रक्रिया है किस तरीके से याद रहे, किताबों के अंदर आप देखिए आपको बेतरतीब रूप से मिलेंगे, पहले कौन सा लास्ट कौन सा, इस प्रकार से मिलेंगे। तो फिर वो याद नहीं रख पाते, हम भूल जाते हैं। एक सीक्वेंस से हमारे सामने अगर कोई चीज आएगी तो हमारा दिमाग उसको जल्दी से पकड़ लेगा। आई बात समझ में। तो देखिए भरमर माता का अभिलेख जो है ये है आपका 490 ईस्वी का। कब का हो गया, 490 ईस्वी का है भरमर माता का अभिलेख। ये पड़ता है भैया छोटी सादड़ी में। छोटी सादड़ी कहाँ है, चित्तौड़ में है। छोटी सादड़ी चित्तौड़ के अंदर है आपका भरमर माता का अभिलेख। अब देखिए ये माता का अभिलेख है, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जितने भी अभिलेख मिले हैं हमको वो किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं और अपने स्वयं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ये किसी माता के नाम से अभिलेख मिल रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ जो भरमर माता का अभिलेख है ये शाक्त धर्म की प्रतिष्ठा को व्याख्यात कर रहा है, दर्शित कर रहा है। शाक्त धर्म मतलब शक्ति, शक्ति का मतलब नारी। भाई भरमर माता मतलब नारी हुई, नारी किसका प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। और शक्ति के प्रतीक का जो धर्म है उसको हम क्या कहते हैं, शाक्त धर्म। तो शाक्त धर्म का उल्लेख करने वाला आपके समक्ष अभिलेख आए तो वो कौन सा होएगा, भरमर माता का अभिलेख। देखिए ये जो भरमर माता का अभिलेख है, इस अभिलेख के अंदर 2 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। कितने राजवंशों का उल्लेख मिलता है, 2 राजवंश। कौन कौन से देखिए, एक तो राजवंश मिल जाता है गौर वंश, कौन सा, गौर, ठीक है। और एक आपको मिलता है ओलिकर वंश। देखिए सीधे सीधे ये जो प्रश्न है आपको पुस्तकों के अंदर बहुत कम मिलेंगे, मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। हालांकि गाइड के अंदर तो किसी स्थिति में नहीं मिलने वाले आपको। गौर वंश और ओलिकर वंश का उल्लेख कौन से अभिलेख से होता है भैया, भरमर माता के अभिलेख से होता है। कब का है ये, 490 का, छोटी सादड़ी में है, चित्तौड़ के अंदर है। किसका उल्लेख कर रहा है ये, शाक्त धर्म का उल्लेख कर रहा है। ये जो गौर वंश के राजा है इन्होंने ही इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अब देखिए इसके अंतर्गत हमें 2 और जानकारियां मिलती है इस अभिलेख से, गौरवंश और ओलिकर वंश तो ये हो गया। अब देखिए दूसरी जानकारी क्या मिलती है कि मृत्यु के बाद राजा वगैरह की जो बड़े व्यक्ति होते थे उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देना, किसको, ब्राह्मणों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का उल्लेख जो है वो कौन से अभिलेख से हुआ है, भरमर माता के, भरमर माता मंदिर का जो अभिलेख है वहां से हुआ है। मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा का जो उल्लेख है वो इस अभिलेख से हुआ है। दूसरी चीज सामंत व्यवस्था का जो उल्लेख है, कौन सी व्यवस्था, सामंत व्यवस्था, सामंत व्यवस्था का उल्लेख या साक्ष्य जो है वो हमें कौन से अभिलेख से मिलता है, भरमर माता के मंदिर से प्राप्त होता है। तो मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा कौन से में हो जाएगी भैया, भरमर माता के अभिलेख में। और सामंत व्यवस्था का जो भी उल्लेख है वो आपको कौन से मिल जाएगा, इसी से मिल जाएगा। आगे बात समझ के अंदर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने पड़ोस में ही है बसंतगढ़ का शिलालेख, काफी इंपॉर्टेंट है, अपने परीक्षा की दृष्टि से तो अति महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए आगे हेडिंग लगा लेते हैं, बसंतगढ़ का अभिलेख, बसंतगढ़ का अभिलेख लीजिए। ये जो बसंतगढ़ का अभिलेख है ये है आपका 625 ईस्वी का, 625 ईस्वी का है। बसंतगढ़ कहाँ है भाई, बसंती दुर्ग आपको पता ही है, बसंतगढ़ कहाँ है, सिरोही में है, ठीक है। अब ये जो बसंतगढ़ का जो अभिलेख है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक राजा का नाम प्राप्त होता है इस बसंतगढ़ अभिलेख के अंतर्गत, राजा है वर्मलात। क्या नाम है, वर्मलात।
और इसमें लिखा गया है कि वर्मलात ने अर्बुद देश, कौन सा, अर्बुद देश की सीमाओं को बढ़ाया। अर्बुद देश का उल्लेख मैं लिख लेता हूं। वर्मलात के कौन से देश का उल्लेख मिल रहा है? अर्बुद देश। अर्बुद देश का मतलब आप सीधा सीधा समझ रहे हो माउंट आबू, और माउंट आबू का मतलब आप क्या समझ रहे हो? सिरोही। ठीक है, तो वर्मलात ने अर्बुद देश का उल्लेख जो है कौन से अभिलेख से हमको प्राप्त हुआ है? इस बसंतगढ़ के अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये कब का है? 625 बीसी का है। कहां पे है? सिरोही के अंदर। अब देखिए, ये जो बसंतगढ़ का अभिलेख है, इस बसंतगढ़ के अभिलेख में वर्मलात का उल्लेख मिलता है किसके संबंध के अंदर? अर्बुद देश के संबंध में मिलता है। अब यहां अर्बुद देश और वर्मलात का अगर हम देखें तो इस वर्मलात का एक अन्य नाम भी निकल करके आता है, व्याघ्र मुख। क्या नाम निकल करके आता है? व्याघ्र मुख। और ये जो वर्मलात का जो अर्बुद देश है, इसकी अगर हम बात करें, ये या इसके वंश की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर जो ये वंश है इसका वर्मलात का, तो वो वंश है चावड़ा वंश। कौन सा वंश है आपका? चावड़ा वंश। इसका कहीं पर भी चाप वंश नाम मिलता है। क्या नाम मिलेगा? चाप या चापोत्कट, ये तीनों नाम पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। चाप, चापोत्कट या चावड़ा, ये एक ही वंश है। आई बात समझ के अंदर? तो चावड़ा वंश का स्थान कौन सा है अपन के पास में? बसंतगढ़। अब यहाँ एक बार परीक्षा के अंदर चावड़ा वंश की राजधानी पूछी गई थी। पहली तकलीफ तो ये कि हम चावड़ा वंश के बारे में कहीं ज्यादा पुस्तकों में पढ़ती नहीं, और उससे मतलब जले पर नमक छिड़कने वाली बात ये होगी कि चावड़ा वंश की राजधानी पूछ रहा है। हमने तो चावड़ा वंश ही नहीं पढ़ा, राजधानी कहाँ से लेकर के आए? ठीक है, तो देखिए बड़ी सरल बात है। चावड़ा वंश की जो राजधानी है वो थी भीनमाल। क्या थी? भीनमाल। आई बात समझ के अंदर? तो चावड़ा वंश की राजधानी हो गई भीनमाल। अब देखिए भीनमाल जो शब्द आया है ये हमें और बाद में मिलेगा नहीं, तो हम भीनमाल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो भीनमाल दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए भी जाना जाता है। कितने प्रसिद्ध व्यक्ति है? दो व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो हो गए आपके कवि माघ, माघ नगरी भी इसको कहा जाता है भीनमाल को, और दूसरे आपके हो गए ब्रह्मगुप्त, जो कहाँ के निवासी थे? भीनमाल के, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, तो देखिए ब्रह्मगुप्त और कवि माघ जो है भीनमाल के रहे हैं। कवि माघ को तो आप जानते ही हैं, इनकी तुलना तो तीन व्यक्तियों से, एक तरफ तीन व्यक्ति कालिदास, भारवी और दंडी, इन तीनों व्यक्तियों के गुणों को मिला लें तो वो बराबर है किसके बराबर है? अकेले कवि माघ के गुणों के बराबर है। मतलब तीनों से इनकी तुलना की जाती है। कवि माघ की रचना का हमें नाम याद रखना है, शिशुपाल वध। कौन सी रचना है? शिशुपाल वध। ये किसने लिखी थी? कवि माघ ने लिखी थी। अब देखिए ब्रह्मगुप्त तो अपने यहाँ का न्यूटन माना जाता है, भारत का न्यूटन कहा गया है ब्रह्मगुप्त को। ये न्यूटन ने जब देखा था सेब गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा, उससे तो कई वर्षों पहले ब्रह्मगुप्त ने सेब को नीचे गिरने की कहानी तो समझा दी थी। मतलब ग्रेविशन, मतलब जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किसने दे दिया था? पहले ही। हालांकि वो अंग्रेज, उनका प्रचार ज्यादा था, तो अब जनक के रूप में उनको माना जाता है। हालांकि उनसे पहले ही इस नियम का प्रतिपादन किसने कर दिया था? ब्रह्मगुप्त ने कर दिया था। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि यार साला अपन तो न्यूटन ने जो बोला वो तो यहाँ पहले ही कोई बोल चुका है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि ये तो भारत का न्यूटन है। ठीक है, तो भारत का न्यूटन किसको कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। इनकी दो पुस्तकें हमको याद रखनी है। एक तो इनके नाम से है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका, ब्रह्मगुप्त सिद्धांतिका। ठीक है, और जो दूसरी पुस्तक है वो है इनकी खंड खाद्यक। तो ये जो दो पुस्तकें हैं ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई हैं, इनको हमें याद रखना है। यहाँ तक कि ये पुस्तकें और इनमें जो सिद्धांत लिखे गए ज्योतिष वगैरह के इतने महत्वपूर्ण थे कि बाद में जब अरब आक्रमणकारी यहाँ आए तो उन अरब आक्रमणकारियों में अल-बरूनी भी आया था, वो इन लेखकों को लेकर के गया और उसने बाद में वहां पर ले जाकर के इसका अरबी भाषा के अंदर क्या किया था? अनुवाद भी किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे कवि माघ और ब्रह्मगुप्त। इसके अलावा भी एक हमें वर्णन प्राप्त होता है। देखिए ये जब वर्मलात का शासन चल रहा है तभी एक व्यक्ति आता है हवेनसांग। क्या नाम है? हवेनसांग। और हवेनसांग का समय हम देखते हैं 641। कब का है? 641 ईस्वी का। ठीक है, जबकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 625 ईस्वी, लगभग समय समान है। हवेनसांग लिखता है कि मैं अपनी यात्रा के अंतर्गत एक
क्षत्रिय राज्य से होकर के गुजरा। क्षत्रिय राज्य किसका? वो यही है वर्मलात का। किसका राज्य है? क्षत्रिय। वो अपने यहाँ पे वर्णन भी लिखता है अपने वर्णनों में कि ये जो राज्य है वो 300 मील उसकी लंबाई है, 800 मील उसके राज्य की परिधि है। ठीक है, ये लंबाई बता रहा है और ये क्या बता रहा है? परिधि बता रहा है। याद रख पाए तो ठीक बात है। 300 मील की वो लंबाई बता रहा है, 800 मील की क्या बता रहा है? वो परिधि बता रहा है। तो ये जो शहर बता रहा है, जो राज्य बता रहा है, ये कौन सा है? ये यही है भीनमाल जो है वो। और जो चावड़ा वंश का जो पूरा राज्य है जिसकी राजधानी क्या है? भीनमाल है। इसके बारे में ये ह्वेनसांग वर्णन कर रहा है। और ह्वेनसांग जो है वो इस जगह को, कौन सी जगह को? भीनमाल को वो भीनमाल नाम नहीं लिख रहा है अपने पुस्तक के अंदर, वो इस जगह का नाम कुछ अलग ही बता रहा है। वो अब इसमें नाम लिख रहा है पी लो मो लो, ये नाम बताता है ये भीनमाल का। हाँ, बढ़िया नाम है ना, पीलो मोलो है। तो ये जो पीलो मोलो नाम है ये किसका है? भीनमाल का है। किसने लिखा है? ह्वेनसांग ने ये नाम लिखा है। आई बात समझ के अंदर? तो पीलो मोलो जो नाम है ये आपको मिलता है भीनमाल का नाम। भीनमाल के बारे में दो चीजें हमने देख ली, कवि माघ और ब्रह्मगुप्त यहाँ के निवासी थे। कवि माघ ने पुस्तक लिखी शिशुपाल वध, जबकि ब्रह्मगुप्त ने पुस्तक लिखी है ब्रह्मगुप्त सिद्धांत और खंड खाद्यक। आई बात समझ के अंदर? अब देखिए ह्वेनसांग का हो गया। व्याघ्रमुख जो नाम है वो इसी वर्मलात का ही मिलता है। वर्मलात अर्बुद देश का स्वामी बताया गया। इसकी राजधानी क्या बताई गई है? भीनमाल बताई गई है। ये कौन से वंश का है? चावड़ा वंश, चाप वंश या चापोत्कट वंश। कहां पर स्थित है? सिरोही के अंतर्गत है। और कौन सा लेख है? ये बसंतगढ़ का लेख। कब का है? 625 BC का लेख है। आगे बात समझ के अंदर याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के ये अभिलेख जो है ऐसे संख्या में काफी ज्यादा है, लेकिन हम प्रमुख के लिए को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनसे कुछ ना कुछ तथ्य इतिहास को जानने का जो हमें स्रोत जो है वो मिल रहा है, उनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सामोली शिलालेख। कौन सा आ गया भाई? सामोली शिलालेख। एक आपके मिल जाता है, साथ ही साथ ले लेते हैं इसको, अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख, ठीक है। ये तो है आपका 661 AD का, ईस्वी का, 661 AD का। और ये जो सामोली शिलालेख है ये है आपका 646 ईस्वी का। ठीक है, दोनों ही एक साथ हम लेकर के चल रहे हैं। देखिए ये जो सामोली शिलालेख है ये तो पड़ता है आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? उदयपुर। तहसील का नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, भोमट तहसील के अंदर है। कौन सी तहसील में है? भोमट में। उदयपुर है, उदयपुर में भोमट है। और भोमट के अंदर कौन सा अभिलेख मिला हमको? सामोली अभिलेख मिला है 646 ईस्वी का। इसको गुहिल वंश के शासक ने, किसने? गुहिल वंश के शासक शिलादित्य नाम मिलता है। क्या नाम मिलेगा? शिलादित्य ने उत्कीर्ण करवाया। किसने उत्कीर्ण करवाया है? शिलादित्य ने उत्कीर्ण करवाया है। और अपने राजकार्यों का इसने इसके अंदर वर्णन दिया है। तो यहाँ पर हमें नाम ये मिल रहा है शिलादित्य। और ये अभिलेख जो है इसमें ये तिथि स्पष्ट उल्लेख की हुई है। शिलादित्य का जो समय लिखा गया है वो कब का लिखा गया है? 646 ईस्वी का लिखा गया है। तो देखिए अब यहाँ से हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस अभिलेख का, सामोली का जो अभिलेख है इसका हमारे लिए क्या महत्व है। तो देखिए अगर महत्व की बात कर लें तो गुहिल वंश के तिथि कर्म को निर्धारित करने में, गुहिल वंश के तिथि कर्म, तिथि का उल्लेख स्पष्ट अभिलेख के अंदर दिया हुआ 646 AD का। तो गुहिल वंश के तिथि कर्म को निर्धारित करना सबसे अधिक इसका महत्व है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा प्लस गुहिल वंश के उस समय की आर्थिक और समाज की स्थिति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी, आर्थिक सामाजिक स्थिति की जानकारी किससे मिलती है? हमको सामोली के शिलालेख से मिलती है।
ठीक बात है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, तिथि क्रम निर्धारित करना गोहिल वंश का। गोहिल वंश का तिथि क्रम निर्धारित करने के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन से शिलालेख का है? सामोली का शिलालेख 646 ईस्वी। बस इसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं अपराजित का शिलालेख। ये भी गोहिल वंश का, गोहिल वंश के शासक अपराजित, किसने लिखा है इसको? अपराजित ने उत्कीर्ण करवाया। ठीक बात है। और इसके अंदर एक मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है कि अपराजित ने केटबरिपु का मंदिर बनवाया। अपराजित ने, यहां एक महत्वपूर्ण शब्द मिलेगा, केटबरिपु, केटबरिपु का मंदिर बनवाया। अब ये अगर मैं आपको इसका वास्तविक नाम बताता हूं तब तो कोई आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, लेकिन इस नाम की वजह से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। केटबरिपु का मंदिर बनवाया है। और ये केटबरिपु शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है भैया? ये विष्णु के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा केटबरिपु का मंदिर, या कहाँ पे, किस शिलालेख से पता चलता है कि केटबरिपु के मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो वो कौन सा है? अपराजित का शिलालेख है 661 का। कुल मिलाकर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख, कौन सा गोहिल वंश के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो सामोली शिलालेख है, ये भी करता है, और अपराजित का जो शिलालेख है ये भी आपको गोहिल वंश की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। सामोली शिलालेख हो गया, अपराजित का शिलालेख हो गया, तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कणस्वा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कणस्वा अभिलेख। इसी के साथ साथ एक हम पढ़ लेंगे दूसरा अभिलेख जो हो जाएगा आपका कणस्वा के साथ ही, मंडोर अभिलेख। ये लीजिए आपका हो गया मंडोर अभिलेख। ठीक है, अब ये कणस्वा जो है अभिलेख, ये कणस्वा कोटा के अंदर है, और इसका अगर हम समय की बात करें तो ये है 738 ईस्वी का। कब का है? 738। मंडोर, मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। ये लीजिए मंडोर जोधपुर में हो गया। अब इसका समय देखिए, इसका कितना है? 738। मंडोर अभिलेख का समय याद रखना है, इसका उल्टा कीजिए, 7 3 8, इसका उल्टा क्या होगा? 8 3 7। तो मंडोर अभिलेख कब का है? 837 ईस्वी का। आई बात समझ के अंदर? कणस्वा अभिलेख, मंडोर अभिलेख हम साथ साथ ले रहे हैं। कणस्वा अभिलेख कब का? 738, 738। इसका उल्टा क्या होगा? 837, 837। ये कौन सा हो गया? मंडोर अभिलेख। अब ये जो कणस्वा अभिलेख है इसके बारे में आपको मात्र एक ही बात याद रखनी है, और वो ये है कि मौर्य वंश के राजा, मौर्य वंश के अंतिम राजा राजस्थान में, कहां पर? अंतिम राजा कहां पर बात कर रहे हैं हम? राजस्थान के अंदर, भारत में नहीं। तो मौर्य वंश के अंतिम राजा धवल का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? हालांकि ये प्रामाणिक नहीं है कि ये अंतिम है, लेकिन सामान्यतः अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही माना गया है कि राजस्थान के अंदर मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन है? धवल है। और इस धवल का जो कौन सा है अभिलेख? कणस्वा का अभिलेख माना गया है। आगे बात समझ के अंदर? अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आ गया आपके पास में? मंडोर अभिलेख, या जोधपुर के अंदर है ये। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ये मंडोर अभिलेख जो है ये गुर्जर प्रतिहार शासकों का है। किसका है? गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार शासक। देखिए ये प्रतिहार वंश तो पहले से ही है। जो अपना राजस्थान है, मतलब कि ये समझ लीजिए हाँ, ये जो आपका राजस्थान हो गया, ठीक। और इस राजस्थान के साथ ही साथ यहाँ से ये जो भाग है ये मान लीजिए गुजरात का भाग हो गया। कौन सा भाग हो गया? ये आपका गुजरात हो गया। तो मतलब कि ये राजस्थान और ये गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात का जो मिला जुला भाग है ये मतलब मान लीजिए आप लोग, ठीक है, ये भाग जो है ये, तो ये गुजरात का और राजस्थान का जो मिला जुला भाग था इसको कहते हैं गुजरातरा।
क्या कहते हैं, गुजरातरा प्रदेश। आई बात समझ के अंदर। और जब ये प्रतिहार जो है ये नाडोल के अंदर शासन कर रहे हैं या अन्य शासन कर रहे हैं, तब तक ये प्रतिहार कहला रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये इस क्षेत्र पर शासन करने के लिए गए तो अब ये क्या कहलाए हैं, गुर्जरातरा क्षेत्र के ऊपर शासन करने का इनका नाम पड़ गया गुर्जर प्रतिहार। ठीक बात। तो ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक है बाउक ने इसको लिखवाया है, गुर्जर प्रतिहार शासक बाउक, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाउक प्रशस्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, बाउक ने अपनी यशोगाथा का वर्णन जो है, अपने वंश की यशोगाथा का वर्णन इसके अंदर किया है। तो मंडोर अभिलेख को ही क्या कहा जाता है, बाउक प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। मंडोर अभिलेख कहें या बाउक प्रशस्ति कहें, बात वही है। इसमें क्या मिलता है आपको, गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली, गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली मिलती है आपको इसके अंदर। ठीक है, किससे, बाउक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। अब साथ ही साथ देखिए, ये जो मंडोर शब्द है ये दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है। कितनी चीजों के लिए, दो चीजों के लिए। पहले तो देखिए, मंडोर से रिलेटेड रही है मंदोदरी। कौन रही है, मंदोदरी। मंदोदरी कौन है, रावण की पत्नी। ये कहा जाता है कि ये मंदोदरी जो है ये मंडोर से थी, मंडोर से इसका मतलब निवास स्थान था। इसका सिर्फ और सिर्फ साक्ष्य यही है कि इसका नाम जो है वो मंडोर से जुड़ता है। मंदोदरी, मंद जिसका मतलब मंद हो जिसका उदर, मंदोदरी, मंडोर से शब्द बना है ये, मंद हो जिसका उदर। मंद का मतलब छोटा, हाँ आई बात समझ में, मतलब क्या, जीरो फिगर। कमर जिसकी छोटी हो, मतलब कमर हो, कमरा नहीं हो, तो वो क्या होगा, मंदोदरी होगी, मंद उदर की। आई बात समझ में। जबकि दूसरी चीज जो है, हम इस मंडोर को जो जानते हैं वो जानते हैं हम इसको सांप्रदायिक सद्भाव। क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जानते हैं। देखिए कई सारी जगहें हैं जिनको हम सांप्रदायिक सद्भाव के स्थल के रूप में, प्रश्न पूछा जाता है इनमें से कौन सा सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल के रूप में पहचाना नहीं गया है या इस प्रकार की विशेषता नहीं है, तो उसमें ये मंडोर तो आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई है जिसका नाम भी हम याद रख लेते हैं, तना पीर की दरगाह। किसकी दरगाह है, तना पीर की दरगाह। साथ ही साथ यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है जो वैष्णव मंदिर है, विष्णु भगवान का है। कौन सा मंदिर है, वैष्णव मंदिर। ठीक है, प्लस यहाँ पर जैन धर्म के मंदिर है, जिनालय भी बने हुए हैं, जैन धर्म के मंदिर जिनालय बने हुए हैं। तो वैष्णव धर्म, जैन धर्म और मुस्लिम धर्म, तीनों धर्मों के एक ही जगह पर यहाँ पर मिलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, सांप्रदायिक सद्भाव के स्थल के रूप में भी जाना जाता है। तनापीर की दरगाह है, वैष्णव मंदिर है, जिनालय है, जैन जिनालय है, मंदोदरी मंडोर से रिलेटेड है, और ये बाउक प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है। इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या मिलती है, वंशावली मिलती है। 837 ईस्वी का है, जबकि 738 ईस्वी का कौन सा हो गया आपका, कर्णस्वा का अभिलेख है। ये कहाँ पे है, मौर्य वंश के अंतिम राजा धवल से रिलेटेड है, जो राजस्थान में अंतिम माने गए हैं। तो ये आपका हो गया कर्णस्वा और मंडोर का अभिलेख। अब नेक्स्ट आपके आ जाता है आज के इस पाठ के अंतर्गत, ये हम लास्ट ले लेते हैं। लगभग 13-14 हो गए, कितने हो गए भैया, एक ले लेते हैं और तो 15 हो जाते हैं अपने पूरे, है ना। तो देखिए आपका अंतिम यहाँ पर लेके चलते हैं हम इसको, घटियाला शिलालेख। क्या आएगा, घटियाला शिलालेख। ठीक है, ये है आपका 861 का एडी में। ठीक है, ये घटियाला कहाँ पड़ता है, ये है जोधपुर में। घटियाला कहाँ है, जोधपुर में है, 861 का है। इस घटियाला शिलालेख का निर्माण करवाया था कक्कुक ने। किसने करवाया, गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक है, गुर्जर प्रतिहार कक्कुक, क आधा के बड़ा कु फिर कक्कुक, गुर्जर प्रतिहार कक्कुक ने निर्माण करवाया। ठीक है, और ये जो घटियाला शिलालेख है, इस शिलालेख का प्रशस्तिकार मतलब इसको लिखने वाला
इसकी जो रचना, इसके ऊपर जो लिखा गया है, शब्द लिखने वाला तो है मग नामक एक ब्राह्मण है। जाति है एक तरीके से प्रशस्तिकार तो मग है, जबकि उत्कीर्ण करने वाला, उत्कीर्णकर्ता मतलब पत्थर के ऊपर खोद करके लिखने वाला, कारीगरी करने वाला व्यक्ति एक सोनार है, जिसको हम स्वर्णकार बोल देते हैं। स्वर्णकार कृष्णेश्वर, ये जो व्यक्ति है इसने इसको खोदा है, इस पर लिखा है कृष्णेश्वर और मग। तो देखिए मग से क्या याद रखना है, अगर इसकी अगर हम विषय वस्तु की बात कर लें, इसके अंदर क्या हमको मिलता है उसकी अगर हम बात करें, तो एक ब्राह्मण वर्ग का इसके अंदर, कौन से ब्राह्मण वर्ग, मग ब्राह्मण का इसमें उल्लेख है। मग ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है इसके अंदर। किसका वर्णन मिलता है, मग ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। ये जो मग ब्राह्मण है ना, ये वर्तमान के अंदर जोधपुर के अंदर जो ब्राह्मणों का एक वर्ग निवास करता है, जिसको हम कहते हैं शाक द्वीपीय, कौन से, शाक द्वीपीय ब्राह्मण। आई बात समझ के अंदर, ये जो शाक द्वीपीय ब्राह्मण है यही मग ब्राह्मण, वर्तमान में शाक द्वीपीय नाम से जाने जाते हैं, वास्तविक में उस समय क्या नाम था इनका, मग था। ये वहां पर जैन मंदिरों में सेवा करते थे। क्या करते हैं, जैन मंदिरों में सेवा कार्य, इसलिए इनको सेवक भी कहा जाता है। सेवक ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण, सेवक, ठीक है। ओसवाल जो ब्राह्मण है उनके रिलेटेड है ये, जैन मंदिरों में सेवा कार्य का करते थे, इसलिए इनको सेवक नाम भी दिया जाए। जोधपुर में वर्तमान के शाक द्वीप पे जो ब्राह्मण है वो मग ब्राह्मण नाम से जाने जाते हैं। देखिए इसमें ब्राह्मणों के साथ साथ वैश्यों का, क्षत्रियों का, सबकी जातियों का उल्लेख किया गया है। इसलिए ये जो घटियाला शिलालेख है इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसके अंतर्गत हमें पता चलता है तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो हमको इस अभिलेख से पता चलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ण व्यवस्था का साक्ष्य जो है वो घटियाला शिलालेख से हमें मिलता है। आई बात समझ के अंदर। इस अभिलेख के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र से लेकर के, किससे प्रारंभ कर रहे हैं ये, हरिश्चंद्र से लेकर के और कक्कुक तक, कब तक, कक्कुक तक का जो है वो वंशावली दी गई है। वंशावली कहां तक की, हरिश्चंद्र से लेकर के कक्कुक की वंशावली मिलती है, इस अभिलेख से ही प्राप्त हुई है। इसी अभिलेख के अंतर्गत लिखा गया है कि जो हरिश्चंद्र है इसके दो रानियां थी। कितनी रानियां थी, एक तो थी ब्राह्मण, ये स्वयं ब्राह्मण थे, और एक ब्राह्मण थी और एक थी क्षत्रिय। और जो क्षत्रिय रानी थी उससे इसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, रज्जिल, दह, भोग और भट्ट, ये 4 थे। इन चारों पुत्रों ने क्या करवाया, मंडोर दुर्ग की ऊंची प्राकार का निर्माण करवाया। मंडोर दुर्ग का ऊंचा प्राकार निर्मित किया हरिश्चंद्र के पुत्रों ने। आई बात समझ के अंदर। तो ये जो मंडोर दुर्ग है यहाँ ऊंचा प्राकार जो है वो निर्मित किया गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों ही अलग अलग मिलते हैं। ये जो घटियाला शिलालेख है यहाँ टोटल 5 लेख मिले हैं। कितने लेख मिले हैं, 5 लेख प्राप्त हुए हैं। कितने, 5। इन 5 में से 2 अलग भागों में ये बांटते हैं हम, एक अलग है, 4 अलग है। ये जो एक लेख है ये महाराष्ट्री भाषा में है, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा। जबकि ये जो 4 है ये आपको संस्कृत में प्राप्त हुए हैं। इन चारों में से जो प्रथम है उसका आशय और इसका आशय एक ही है, ठीक है। तो ये जो महाराष्ट्री प्राकृत भाषा के अंदर जो लेख है ये तो हमको प्राप्त हुआ है माता की साड़ नामक स्थान से। माता की साड़, साड़ कैसे लिखते हैं रे, ऐसे लिखते हैं ना, माता की साड़। हड़, हड़ शब्द जो है हमारी विशेषता है, राजस्थानियों की विशेषता, मारवाड़ियों की विशेषता है। हम पश्चिमी राजस्थानी जो लोग हैं वही हड़ शब्द का उपयोग कर पाते हैं, उस उच्चारण कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति तो इसका उच्चारण ही नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में। हम लोग तो अपने ये डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं हमारी बाहर गली के अंदर बाइक खड़ी है,
गली, हड़े, हम ये नहीं कहते गली के अंदर खड़ी, हम कहेंगे गली के अंदर, नाली में पानी बह रहा है, नाली, हड़े, ल नहीं बोलते, नाली हम कभी बोलते ही नहीं है। तो ये हड़े शब्द जो है वो हमारी पहचान है। इस हड़े शब्द के ऊपर मेरे को एक कथानक याद आ गया, मैं आपको चलिए बता देता हूँ, काफ़ी समय हो गया पढ़ते पढ़ते। एक बार क्या हुआ था, बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह जी, और उन्होंने नहर वगैरह का निर्माण करवाया था। ये हम बीकानेर के इतिहास में पढ़ेंगे भी, आपको लगभग पता भी होगा। तो जब उन्होंने निर्माण करवाया तो उनको इस कार्य के लिए कई सारे लोगों को रोजगार देने की जरूरत थी, और उनका एक इरादा था कि कम से कम भाई अपने इधर के जो लोग हैं, पश्चिमी मारवाड़ी जो लोग हैं, उन्हीं को ही रोजगार दे। कोई दूसरे राज्य से, दूसरी रियासतों से आकर के लोग बाग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो अपने यहाँ का विकास थोड़ा कम होएगा, उनकी ये मंशा थी। तो बीकानेर के जो दीवान थे उनको महाराजा गंगा सिंह जी ने ये कार्य दे दिया कि आपको ये करना है। उस समय कोई मूल निवास तो होता नहीं था ना, पता कैसे करोगे कि ये कहाँ का निवासी है, तो ये तय आपको करना है। बोले कि ये जो भी जिसको नौकरी पे रखा जा रहा है वो सभी अपने इलाके के होने चाहिए, मारवाड़ के जो इलाका है यहाँ के होने चाहिए, ठीक बात है। दीवान भी बड़े मतलब बड़े ढंग के आदमी थे, उन्होंने ये तय करना था उनको कि भाई कैसे पता करें कि ये लोग मारवाड़ी है या बाहर से आए हुए हैं। तो जो भी नौकरी के लिए आता था, एक कागज ले लिया, एक पत्र ले लिया, और उसके ऊपर उन्होंने एक वाक्य लिख लिया। वाक्य क्या लिखा मैं आपके सामने लिखता हूं। वाक्य उन्होंने लिख दिया, पानी ख हड़े 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 खलल खलल बहता है। अब उनसे जो भी नौकरी के लिए आता उसको कहते वो कि ये पढ़ क्या लिखा हुआ है। अपने इधर का जाता तो वो तो जाते ही उसको पढ़ता, पानी खलल बहता है, यही बात समझ के अंदर। जबकि दूसरी तरफ से जो आएगा, बाहर से जो आएगा, वो तो इसको पढ़ेगा पानी खलल बहता है। खलल, नौकरी में खलल पड़ गई ना भाई, बोल ही नहीं सकता बाहर वाला व्यक्ति तो हड़े को, तो खलल खलल बहता, ये खलल शब्द अपन ही बोल पाते हैं, यही बात समझ के अंदर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये माता की साड़ नामक जो स्थान है वहां से प्राप्त हुआ है महाराष्ट्री प्राकृत भाषा का लिखा हुआ लेख। जबकि ये जो 4 है ये खुखा देवल नामक स्थान है, यहीं पर पास में ही है, यहाँ खुखा देवल नामक जो स्थान है वहां से ये प्राप्त हुआ है घटियाला शिलालेख। मतलब ये 5 हैं, पांचों में से एक जो है वो आपको कहां से मिल रहा है, माता की साड़ नामक स्थान से मिल रहा है, जबकि एक जो है वो खुखा देवल नामक जगह से मिल रहा है। टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। इसके अंदर किसका हमें उल्लेख मिल रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो पूरी वंशावली है वो हमें प्राप्त हो रही है, जिसमें हरिश्चंद्र से लेकर के कक्कुक तक की वंशावली हमें मिलती है। मंडोर दुर्ग का प्रकार जो निर्मित करवाया वो हरिश्चंद्र के पुत्रों ने निर्माण करवाया। इसी के अंदर आपको मिलता है कि हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र के बाद में यहाँ पे शासन किया था रज्जिल ने। किसने किया, रज्जिल, और रज्जिल के बाद में नरभट्ट ने, और नरभट्ट के बाद में नागभट्ट ने। और नागभट्ट के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना, नागभट्ट ने राजधानी बना लिया मेड़ता को। नागभट्ट ने किसको राजधानी बनाया, मेड़ता को राजधानी बनाया। बस ये चीज जो है वो इनके बारे में याद रख लेना, ठीक है, मेड़ता को राजधानी बनाया था। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आपका घटियाला शिलालेख। लगभग हर एक चीज के ऊपर हमने इस पर डिस्कस किया है। घटियाला शिलालेख 861 AD का है। कहाँ का है भाई, जोधपुर का है। जोधपुर के अंदर कौन सा वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक, कक्कुक। कक्कुक ने इसका निर्माण करवाया है। इसके अंदर वंशावली मिलती है आपको गुर्जर प्रतिहार वंश की, कहां से लेकर के कहां तक, हरिश्चंद्र से लेकर के कक्कुक तक की जो है वो वंशावली अपने को यहाँ पे मिल जाती है। अब ये जो वंशावली है इसके अंदर हम पाते हैं कि हरिश्चंद्र के बाद में रज्जिल बना शासक, उसके बाद में नरभट्ट बना और नागभट्ट बना। नागभट्ट ने अपनी राजधानी जो है वो कहाँ लेकर के चला गया था, मंडोर से वो मेड़ता अपनी राजधानी लेकर के चला गया था। इसी का जो 5 भाग हैं, 5 लेख हैं, जिसमें से एक हमको महाराष्ट्र प्राकृत भाषा के अंदर मिलता है, माता की साड़ नामक जगह है यहीं घटियाला में ही, और दूसरी जो जगह है वो खुखा देवल नामक जगह है, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हमने इसमें एक जाति विशेष के बारे में पढ़ा है, मग जाति के ब्राह्मणों के बारे में, जो वर्तमान में जोधपुर में शाकद्वीप के ब्राह्मण के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 14-15 अभिलेख जो है वो हमारे पूर्ण हुए हैं। अब 14-15 और अभिलेख बचे हैं जो हम अगली क्लास के अंदर आपको आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर के इन 2 क्लासों के मार्फत हमारा जो अभिलेखों का
टॉपिक है जो राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों के अंतर्गत आता है, उसमें अभिलेखों का ये टॉपिक आपका पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी ही ये आप तैयार कर लीजिए और इसके जस्ट बाद ही आपको जल्दी ही उपलब्ध करवाया जाएगा अगला वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।